तो हमने 6 देवियों के बारे में कल बताया था। उसमें कौन कौन सी देवी हमें क्या क्या प्रदान करती है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो जो श्री देवी है वह हमें सेवा सेवा का प्रदान करती है, कि यानी कि सेवा करें इस प्रकार से। और जो ह्री है वह लज्जा और विनय की देवी कही जाती है, कि लज्जा और विनय जिसके अंदर होती है, ऐसी ह्री देवी कही जाती है। धरती देवी जो होती है वह धीरता की परिचायक है, यानी कि धैर्य की, धैर्यवान हमें बनाती है। जो कीर्ति देवी है वह हमें यश प्रदान करती है, यानी कि यश। और उसके बाद बुद्धि यानी कि प्रज्ञा, यानी कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान की देवी कही जाती है बुद्धि। और जो लक्ष्मी है वह संपत्ति देती है, यानी कि संपत्ति की देवी कही जाती है लक्ष्मी। तो इस प्रकार से जो सरोवर होते हैं उनके कमलों में रहने वाली ये जो 6 देवियां होती हैं, यह अलग अलग चीजें हमें प्रदान करती हैं। ठीक है। और ये जो कमल की कर्णिका होती है, उनके मध्य में 1 कोस लंबे और आधा कोस चौड़े तथा कुछ कम 1 कोस ऊंचे सफेद रंग के इनके महल होते हैं। देखिए ऐसे ही नहीं रहती ये, इनके बड़े बड़े महल होते हैं इन देवियों के। कितने बड़े बड़े। जो कमल की कंकड़ियां कंकड़ियां होती है, यानी कि जो उनका बिल्कुल कोने वाला भाग होता है। कमल का फूल हमने बताया था कि कितना बड़ा होता है। तो उसकी जो कड़ियां होती हैं उसके उस पर इनके महल बने हुए होते हैं, और जो कि श्वेत कलर के होते हैं, बिल्कुल सफेद रंग के इनके महल होते हैं। और 1 कोस लंबे और आधा कोस चौड़े, इतने बड़े बड़े इनके महल हुआ करते हैं। और ये व्यंतर जाति की देवियां कही जाती हैं। ठीक है। व्यंतर जाति की ये देवियां होती हैं जो इन सरोवर पर रहती हैं। और अन्य इनके छोटे छोटे जो परिवार कमल होते हैं, वहां पर सामानिक और पारिषद देव भी रहते हैं। ये भी व्यंतर देवों के ही भाग होते हैं। सामानिक और पारिषद प्रकार के जो देव होते हैं वह भी यहीं पर रहते हैं। इस प्रकार से ये थोड़ी सी चर्चा देवियों के विषय में। और अब हमारा जो 20 नंबर का सूत्र है, उसमें जो अब उन सरोवर, पद्म सरोवर आदि जो हमने बताए थे, उनके अंदर से जो नदियां निकलती हैं, जो महानदियां निकलती हैं, उनका यहाँ पर इस वाले सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। तो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन्मध्यगा। यानी कि यहाँ पर जो महानदियां हैं 14, उनके नाम बता रहे हैं। और ये युगल रूप में होती हैं, दो दो के जोड़े के रूप में होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? यानी कि गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता, रक्तोदा। ये 14 नदियां जम्बू द्वीप के पूर्वक 7 क्षेत्रों के बीच में बहती हैं। 7 क्षेत्र बताए थे कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं। तो उन क्षेत्रों के बीच बीच में ये नदियां बहती हैं। एक क्षेत्र में दो मतलब दोनों साइड बहती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो इस प्रकार से ये इनका डिवाइडेशन हो जाता है। तो 14 नदियां होती हैं एक क्षेत्र, और उसके दो तरफ ये नदियां। इस प्रकार से ये 14 होती हैं। तो जो पहला पद्म सरोवर है, जो पहला पद्म सरोवर है, उसके मतलब उसमें से कौन कौन सी? गंगा और सिंधु और रोहितास्या, ये 3 नदियां होती हैं। और छठे पुंडरीक नामक जो तालाब है उसमें से रक्ता, रक्तोदा और सुवर्णकुला, ये 3 नदियां। और जो शेष सरोवर हैं उनमें से दो दो नदियां निकलती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्णन है। और जैसे कि भरत क्षेत्र में, अब क्षेत्र के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु, ये 2 नदियां बहती हैं। हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहितास्या, हरि क्षेत्र में हरित और हरिकांता, विदेह क्षेत्र में सीता और सीतोदा, रम्यक क्षेत्र में नारी नरकांता, हिरण्यवर्त क्षेत्र में स्वर्णकुला और रूप्यकुला, और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा। इस प्रकार से ये नदियां बहती हैं। यानी कि 7 क्षेत्र और 14 नदियां, एक क्षेत्र में 2 नदियां, इस प्रकार से ये क्रम से बहती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि पूर्व दिशा की ओर कौन सी नदियां बहती हैं। तो उसके लिए 21 नंबर का सूत्र है। पूर्व दिशा में बहने वाली 7 नदियों के नाम यहाँ पर आएंगे। द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वगा, यानी कि दो दो में से पूर्वा, यानी कि पहली पहली। अभी जो दो दो बताई थी ना, जैसे गंगा और सिंधु, तो उनमें से जो पहली पहली है
और नारी नरकांता, तो पहली नारी। तो इस प्रकार से जो पहली पहली है वह क्या होती है, वह इस क्षेत्र में बहती है, यानी कि गंगा, सिंधु इत्यादि दो दो नदियों में से पहली पहली नदी पूर्ण समुद्र को जाती है, यानी कि गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, सुवर्णकुला और रक्ता, ये जो 7 नदियां शुरू वाली हैं, ये सारी की सारी नदियां पूर्ण समुद्र में जाकर गिरती हैं। ठीक है। जब आप पूरे की पूरी 14 नदियों के नाम लिखेंगे ना जोड़े के साथ, तब आप उसमें कर पाएंगे कि जो पहले की 7 नदियां हैं वो पूर्ण समुद्र में जाकर गिरती हैं, और जो 22वें नंबर का सूत्र बता रहे हैं, यानी कि जो आगे की बाद वाली जो 7 नदियां हैं वह पश्चिम दिशा के में, यानी कि पश्चिम समुद्र में जाकर गिरती हैं। तो देखिए, देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। शेषा स्तव परगा, यानी कि बाकी, शेषा मतलब बाकी, तो प्रत्येक जोड़े की जो दूसरी दूसरी नदियां हैं, यानी कि बाद बाद वाली जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर जाती हैं। जो पहले वाली थी वो पूर्व में जाती है, और जो बाद वाली नदियां हैं वो पश्चिम की ओर जाती हैं, यानी कि सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूपेकुला और रक्तोदा, ये जो 7 नदियां हैं ये पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है। ठीक है। तो ये देखिए, इसका पूरा का पूरा नक्शा होता है। जब हम समझ लेते हैं तो उसके बाद जब हम नक्शे के अनुसार इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमें और जल्दी से ये समझ में आता है। ठीक है। फिर इन नदियों के, ये तो हो गई हमारी 14 महानदियां, यानी कि बिल्कुल मेन नदियां, जो कि 7 उत्तर में, 7 पूरब में और 7 पश्चिम की तरफ। ठीक है। अब इनकी भी जो सहायक नदियां होती हैं उसके लिए आगे बता रहे हैं 23वें नंबर सूत्र में, कि इनकी जो सहायक नदियां होती हैं। तो देखिए, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवर्ता गंगा सिंध वाद्यो नद्या, यानी कि जो चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवर्ता, यानी कि 14,14,000 नदियों के परिवार सहित क्या क्या होते हैं, गंगा सिंधु वादियों नदियां, यानी कि गंगा और सिंधु आदि नदियों के जो युगल हैं उनको 14,14,000 नदियां घेरे हुए हैं, 14,14,000 नदियां। ठीक है। कैसे? तो सहायक नदियों की संख्या का क्रम भी विदेश क्षेत्र तक आगे आगे युगलों में पहले युगलों से गुना गुना होता चला जाता है। ठीक है। और उत्तर के 3 क्षेत्रों में दक्षिण के 3 क्षेत्रों के समान होता है, जितना उत्तर में होगा उतना ही दक्षिण में होगा। जैसे अभी पूर्व में था तो उतना ही पश्चिम में था, ऐसे ही उत्तर में और ऐसे ही दक्षिण में होता है। अर्थात गंगा और सिंधु की 14,000 नदियां, रोहित और रोहिताश्य की 28,000, दूना दूना, तो 14 का दुगना कितना हो गया, 28। ठीक है। तो गंगा सिंधु की 14,000 है, तो रोहित और रोहिताश्य की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000, सीता सीतोदा की 1,52,12,000, और उसके बाद नारी नरकांता। देखिए, सीता सीतोदा कौन से वाले क्षेत्र में थी, विदेश क्षेत्र में थी, है ना। तो विजय विदेश क्षेत्र तक तो क्रम से बढ़ता जाएगा, और उसके बाद का जो क्षेत्र है वहां पर क्रम से घटता चला जाएगा। जैसे कि इस तरह से बढ़ेगा तो इसी तरह से घटेगा। ठीक है ना। तो विदेश क्षेत्र के बाद वाली जो नदियां हैं उनका कितना है, नारी नरकांता का फिर से 56,000, सुवर्णकुला रूप्यकुला का 28,000, और जो सबसे अंतिम है रक्ता रक्तोदा, उनका 14,000। ठीक है। तो यानी कि इधर की सबसे पहली गंगा सिंधु, और उधर से सबसे पहली दक्षिण दिशा से सबसे पहली उनका रक्ता रक्तोदा, इनका कितना हो गया, 14,000 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरफ से लेंगे, इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण है, उत्तर की सबसे पहली 14,000 तो दक्षिण की भी सबसे पहली 14,000, फिर सेकंड वाली 28,000 तो इधर से भी 28,000, फिर 56,000 तो इधर से भी 56,000, इधर से 1,12,000 तो इधर से भी 1,12,000। तो इस तरह से ये क्रम ऐसे बढ़ता चला जाता है उत्तर और दक्षिण की तरफ से। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा 24 नंबर का जो सूत्र है वो है भरत क्षेत्र का विस्तार। लेकिन देखिए, इसमें जो मैंने बताया, जो विदेश क्षेत्र बिल्कुल बीच में आता है, क्योंकि हमारे 7 क्षेत्र हैं। ठीक है। तो 3 क्षेत्र इधर हो गए, 3 क्षेत्र इधर हो गए, और बीच का जो हमारा है विदेश क्षेत्र, तो उसकी जो नदियां हैं वह 1,12,000 होंगी। ठीक है। और उसके इधर फिर हमारी 56,000, फिर इधर 56,000, उसके बाद 28, 28, 14, 14।
इस प्रकार से होती है। विदेश क्षेत्र का एक ही लगाना, यानी कि 1,12,000। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा 24 नंबर का सूत्र, यानी कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। जो हमारा भरत क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है। तो भरता षड्विंशति पंच योजन सत विस्तार सठ चैकोन विंशति भाग योजनस्या, यानी कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, 526 योजन विस्तार वाला है। जो हमारा भरत क्षेत्र है वो 526 योजन विस्तार वाला, और एक योजन में एकोन विंशति भागा, यानी कि 19 में से 6 भाग अधिक, यानी कि पूरा का पूरा आप कैसे करेंगे, भरत क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर तक का विस्तार 526 6/19 योजन है। ठीक है। ये 6/19 का भी इसमें बहुत महत्व होता है। तो ये पूरा का पूरा गणित होता है, मैथ होता है, तो उसको सिखाने में और समझाने में तो बहुत समय जाएगा। तो बस इतना ही समझ लें कि उत्तर से दक्षिण तक जो भरत क्षेत्र का विस्तार होता है वो कितना होता है, 526 और 6/19 होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। फिर उसके बाद आता है हमारा 25 नंबर का जो सूत्र होता है, उसमें जो दूसरे और क्षेत्र और पर्वत है उनका विस्तार बताया गया है। तो तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता, यानी कि विदेह क्षेत्र पर्यंत पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। यानी कि क्या कह दिया कि भरत क्षेत्र से लेके विदेह क्षेत्र तक के दूने दूने विस्तार वाले हैं। जैसे अभी नदियां आई थी हमारी, 14 की 28 हो गई थी, 28 की फिर 56,000 हो गई थी। तो ऐसे ही यह जो इनका विस्तार है क्षेत्रों का, वह कैसा है, दूना दूना हो जाता है। यानी कि भरत क्षेत्र से दूना विस्तार किसका है, तो देखते हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार अगर 526 6/19 योजन है, तो इससे दूना हिमवंत पर्वत का। ठीक है। तो देखिए इसमें पहले एक क्षेत्र आएगा। हमने पीछे सूत्र में निकला था कि जो 7 क्षेत्र हैं उनको 6 कुलाचल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बीच बीच में एक 6 कुलाचल भी है। एक क्षेत्र है, फिर एक कुलाचल है, फिर एक क्षेत्र है, फिर एक पर्वत है। ठीक है। तो अब इसमें बता रहे हैं कि जो क्षेत्र है भरत क्षेत्र, उसके बाद क्या आएगा, पर्वत आएगा। तो क्षेत्र से भरत क्षेत्र से दूना विस्तार किसका है, जो पर्वत आएगा उसके बाद। फिर उस पर्वत से दूना विस्तार किसका है, जो दूसरे नंबर का क्षेत्र आएगा। फिर उससे दूना विस्तार जो तीस दूसरे नंबर का पर्वत आएगा। तो इस प्रकार से है। ठीक है। तो देखते हैं भरत क्षेत्र का अगर विस्तार 526 6/19 योजन है, तो जो हिमवन पर्वत है उसके बाद उसका विस्तार 1,052, 526 का दूना कर देते हैं यानी कि 1,052, और वहां 6 का दूना कर देते हैं तो 12, और 19 का 19 ही रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से 1,052 12/19, ये इतना योजन विस्तार किसका है, हिमवंत पर्वत का है। फिर उससे हिमवंत पर्वत से दूजा दुगना विस्तार किसका है, हिमवंत क्षेत्र का है, हेमवत क्षेत्र का। उसका कितना है, 2105 और 5/19 योजन। फिर हेमवत क्षेत्र से दूना महाहिमवान पर्वत का है, यानी कि 4,210 और 10/19। फिर उससे दूना हरि क्षेत्र का है, और हरि क्षेत्र का है 8,421 और 1/19। उसके बाद है उससे दूना निषद पर्वत का है, यानी कि 1,68,000 और 42 और 2/19 योजन। और उससे दूना विस्तार किसका है, विदेह क्षेत्र का है, यानी कि 3,36,084 और 4/19, ये इनका विस्तार हो जाता है। ठीक है। और फिर जब घटेगा तो उसी क्रम से घट जाएगा। विदेह क्षेत्र की बात जब घटेगा, यानी कि उसके बाद जो पर्वत आएगा तो वैसे ही घट जाएगा। फिर इस तरह से घटते घटते दूसरा वहां तक हमारा 526 तक पहुंच जाएगा, जो हमारा सबसे अंत वाला जो हमारा क्षेत्र आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से दूने दूने विस्तार वाले क्षेत्र आ जाते हैं, और साथ ही साथ पर्वत भी आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा 26 नंबर का सूत्र, जिसमें विदेह क्षेत्र के आगे के पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार बता रहे हैं। कि विदेह क्षेत्र के आगे के जो पर्वत हैं देखिए, और उनका विस्तार कितना है, तो उत्तरा दक्षिण तुल्या, यानी कि उत्तर के समान ही दक्षिण को मानना। तो उत्तर के ऐरावत से लेकर नीम तक
जितने क्षेत्र और पर्वत आदि हैं उनका विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत आदि के समान ही मानना। ठीक है। तो देखिए ऐरावत क्षेत्र का विस्तार अब हम सबसे अंतिम ले लेते हैं। इधर सबसे पहला कौन सा था? भरत क्षेत्र था। ठीक है। और उधर से दक्षिण दिशा से पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ऐरावत क्षेत्र हो जाएगा। तो ऐरावत का कितना आ जाएगा? 526 और 6/19 योजन। फिर उसके बाद आएगा शिखरी पर्वत, तो उसका कितना आ जाएगा? 1052 और 12/19 योजन। फिर हिरण्यवत क्षेत्र का 2105 और 5/19 योजन। फिर रुक्मी पर्वत का 4210 और 10/19 योजन। रम्यक क्षेत्र का 8421 और 1/19 योजन। और नील पर्वत का आएगा 1,68,042 और 2/19 योजन। ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। और जो विदेश क्षेत्र का था वो था 3,36,36,084, 33,684 ये आ जाएगा। ठीक है ना। और 4/19 योजन विस्तार इसका आएगा। तो इस प्रकार से जो विदेश क्षेत्र है वो बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। और उससे इधर उत्तर दिशा की तरफ जैसा है ऐसा ही दक्षिण दिशा की तरफ भी है। तो क्रम से ऐसे ऐसे दूने दूने विस्तार होकर बढ़ते जाते हैं और विदेश क्षेत्र तक पहुंचते हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो उस ये हमारा वर्णन हुआ क्षेत्रों का। उसके बाद आता है हमारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन कैसा कैसा होता है। तो देखिए काल परिवर्तन को समझाना थोड़ा सा हम विस्तार से समझाएंगे काल को, क्योंकि उसमें अवसर्पणी उत्सर्पणी आदि बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए, और किस किस प्रकार से काल परिवर्तन होता है। तो इस विषय को हम कर लेंगे। और इसके बाद अब इन सूत्रों के विषय में जो विस्तार से अब आपको रेणु जी बताएंगी। बहुत अच्छे मनीषा जी ने बहुत सुंदर बताया कि भरत क्षेत्र से लेकर और किस प्रकार से 7 क्षेत्र होते हैं और 7 क्षेत्र को विभाजन करने वाले 6 कुलाचल पर्वत होते हैं। तो दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र होता है सबसे नीचे, और सेंटर में बिल्कुल विंध्य क्षेत्र होता है, और सबसे ऊपर उत्तर में जो है ऐरावत क्षेत्र होता है। तो जैसी भरत क्षेत्र में व्यवस्था होती है बिल्कुल वैसी ऐरावत क्षेत्र में भी होती है। भरत क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, ऐरावत क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, और विंध्य क्षेत्र में कर्म भूमि भी होती है और उत्तम भोग भूमि भी। कल भी आपको बताया गया था कि देवकुरु और उत्तर कुरु दो प्रकार की जो उत्तम भोग भूमि है, जो उत्कृष्ट भोग भूमि है, वो विंध्य क्षेत्र में होती है। और कैसे कैसे उनकी सहायक नदियां जो है वो नीचे से 14,000 से शुरू होते हुए और डबल डबल होते हुए विंध्य क्षेत्र तक डबल होती जाती हैं। विंध्य क्षेत्र में 1,12,000 होने के बाद और फिर वो क्रम से घटती जाती हैं, और ऐरावत क्षेत्र में जाते जाते वो 14,000 ही रह जाती हैं, क्योंकि जिस क्रम से बढ़ी थी वो डबल डबल, उसी क्रम से वो आधी होती हुई ऐरावत क्षेत्र तक वैसी रह जाती है। तो जैसे भरत क्षेत्र का विस्तार है, जैसे भरत क्षेत्र की व्यवस्था है, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र की भी हमें समझनी चाहिए। उसके बाद 6 कुलाचल पर्वत बताए, जो कि भरत क्षेत्र के हर क्षेत्र के बीच में एक एक कुलाचल पर्वत है। तो दुगना दुगना उनका विस्तार होता जाता है कि भरत क्षेत्र का जितना विस्तार उससे दुगना हिमवन पर्वत का, उससे 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 आगे दुगना दुगना करते करते, और इसी प्रकार वो विंध्य क्षेत्र तक दुगना दुगना होता है। और विंध्य क्षेत्र के बाद वो फिर आधा होता हुआ बिल्कुल ऐरावत क्षेत्र में आते आते उतना ही रह जाता है। 1,00,000 योजन का मान लो जम्बू द्वीप है जैसे, तो उसका 190वां भाग जो होता है वो 526 सही 6/19, इस प्रकार ये हमारे भरत क्षेत्र का विस्तार रह जाता है। तो हमने आज इन्हीं के बारे में समझा। और आप इसको, अगर मैंने कल भी बताया था कि आप अपने हाथ से इसको अगर एक बार नक्शे को बना लेंगे तो आपको बहुत सुंदर समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आप इसके बारे में अभी प्रारंभिक जानकारी ले रहे हैं और इसको आप समझते समझते बहुत अच्छा समझ जाएंगे। शायद आपको पहली बार में लगे भी कि इतना इतना विस्तार नहीं हमें क्लियर हो रहा, पर आप इसको सुनते रहेंगे, दोबारा अपने हाथ से बनाएंगे, अगर आप भी थोड़ी साथ में कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। क्योंकि हमें समझने के बाद खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी बहुत जरूरी होती है। जो वास्तव में इच्छुक जो जन है कि वो जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, हम गूगल पे और सी चीजें भी तो सर्च करते हैं ना, तो हम इन चीजों को सर्च करके इनके बारे में अपनी ज्ञान वृद्धि करेंगे तो मनीषा जी को जो बताना है वो सफल हो जाएगा। इसी भावना से
यहाँ पर हम अपने सूत्रों को विराम देते हैं। और भरत, बहुत सुंदर ये नक्शा है। अगर आप नक्शा निकाल के इसको समझेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। तो इसको समझने का प्रयास करें। इसी भावना से हम अपने सूत्रों को अब अपने आगे लेंगे कल हम इसको। तो हम अपने आज सूत्रों को यहीं पर विराम देते हुए आगे की कक्षा मनीषा जी ले रही हैं। नहीं, बहुत अच्छे। देखिए, बहुत सुंदर विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है। यदि इस विषय को आप लोग समझ जाएं और उसमें इंटरेस्ट दिखाएं ना थोड़ा सा भी, और खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें, तो इससे ज्यादा सब्जेक्ट मुझे कोई सा भी पसंद नहीं आता चारों अनुयोगों में। सबसे ज्यादा मुझे यही पसंद आता है। और टिलौर पंडित पढ़िए, उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक एक चीज, एक एक उसमें चित्र के साथ दिया हुआ है कि चित्र के साथ कैसे कैसे क्या क्या होता है। और लिखने का भी मैंने भी अभी लिखा है थोड़ी देर पहले बैठ के, कि एक मैंने क्षेत्र लिखा, फिर एक पर्वत लिखा, फिर एक क्षेत्र, फिर एक पर्वत, फिर उसको ऊंचाई तक ले गई, फिर उसको निचाई तक ले गई। तो इस तरह से जब हम खुद भी कोशिश करेंगे ना, लिख लिख के, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सिर्फ सुनने मात्र से इसमें काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें भक्ति आराधना तो कुछ है नहीं, पूरा का पूरा मैथ है, गणित है। तो लिख के ही समझ में आएगा। एक एक क्षेत्र लिखिए, एक एक पर्वत लिखिए, और उसमें फिर संख्या के साथ उसको लिखेंगे तो आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आता चला जाएगा कि कैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं, कैसे नीचाई। ऐसे ही जो कल का निकलेगा कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल क्या होते हैं, उत्सर्पणी में कैसे जाते हैं ऊंचाइयों की तरफ, और अवसर्पणी में कैसे नीचे निचाई की तरफ आते हैं, उसमें भी यही क्रम चलेगा। हर चीज में ऐसे ही चलेगा कि एक में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ तो एक में नीचे की ओर घटता हुआ। ठीक है। तो लेकिन उसको जब आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, तो तब आपको और ज्यादा इसमें अच्छा लगने वाला है और रुचिकर होने वाला है ये हमारा कर्णन योग वाला। बिल्कुल। बहुत अच्छे। और देखिए, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं एक एक उसके हिसाब से, ताकि अब कल काल के विषय में बता सके। अभी सारे के सारे क्षेत्र वगैरह बताए थे, अब कल काल निकलेंगे कि किस प्रकार से काल की व्यवस्था होती है, दोनों काल की। तो ठीक है ना, तो वो कल लेकर आएंगे। और एक दो हैंडेज है उनको ले लेते हैं। हाँ संजना जी। जय दीदी।